सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है सभी को? आ रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। और जो लोग ऑफलाइन देखते हैं वो लोग भी यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस कौन सी है? बताइए। आप लोगों ने कह सकते हैं हाई स्कूल करे होंगे, इंटर भी किया होगा और ये पढ़े भी होंगे, है ना। तो बताइए कि यहाँ पर कि रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस इनमें से कौन सी है? तो ये होती है आपकी जो नाइट्रोजन है। कौन सी है? आपकी नाइट्रोजन है। ये रंगहीन गंधहीन स्वादहीन, है ना। ये आप आंसर क्या बनेगा? सी नंबर। क्योंकि जो नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में देखा जाए नाइट्रोजन ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ ये आपकी बॉडी में पहुंच भी जाती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है? चलिए और आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित दिया गया है? यहाँ पर ज्वालामुखी दिए गए हैं। ज्वालामुखी पूछा गया कौन सा कहां पर है? देवबंद दिया गया है, इराक दिया गया है। देवबंद इराक, तो देखो ये इराक में नहीं है, ईरान में है। कहां पर है? ईरान में है। नोट करिएगा, जो देवबंद है वो आपके इराक में नहीं है, ईरान में है। तो ये पहला पॉइंट गलत हो गया। इस्तांबुल आपके इटली में है ना। और यहाँ पर किलिमंजारो आपके तंजानिया जो कि अफ्रीका में है। कोटोपासी इक्वाडोर है। मतलब ये तीन सही थे। पहला ऑप्शन आपका गलत दिया है, यहाँ पर ईरान होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कौन सा युग्म आपका असंगत दिया गया है? असंगत यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखो कुछ राजधानी दी गई है और राजधानी की आपको बताना है। देखो, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट दिया है, रोमानिया आपका दिया है बुखारेस्ट है, ऑस्ट्रिया का दिया है वियना दिया है, जाम्बिया, देखो जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी है लुसाका। तो देखिए इसको नोट करिएगा कि जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। क्या है भाई? लुसाका। नोट कर लीजिएगा कि जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ना कि किंशासा है। इस कारण से डी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कौन सा युग्म आपका असंगत दिया गया है? यहाँ पर पर्वत की चोटी दी गई है और आपकी केंद्रशासित प्रदेश दिए गए हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या आपका गलत दिया गया है? देखो सिक्किम आपके कंचनजंगा, मतलब ये तो सही दिया गया है ना। ये कंचनजंगा पर्वत सिक्किम राज्य में आता है ना। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिया बरवा, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तराखंड में आपका बद्रीनाथ पड़ता है, मतलब ये भी सही दिया गया है। तो गलती कहां? हिमाचल प्रदेश में नंदा देवी है, ये कह रहा है। तो ये बताइए नंदा देवी यहाँ पर पड़ता है क्या? नंदा देवी तो उत्तराखंड की हमने पढ़ा है ना। उत्तराखंड का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप लोगों ने भी ये तो पढ़ा होगा कि भाई दूसरा कुछ पढ़ा है। भाई जो आपकी नंदा देवी है वो आपकी कहां पर है? उत्तराखंड में है ना। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं होना चाहिए, गलती आपकी कहां पर है? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। अब आप बताइए कि जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, सॉरी अनुसूचित जाति है, यहाँ पर अनुसूचित जाति मतलब हुआ एससी की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर जनजाति होता मतलब एसटी की बात हो जाता। तो यहाँ पर बात हो रही है एससी की। तो एससी बताइए कहाँ मिलते हैं? तो आप आंसर हो जाए ए नंबर आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए उत्तर प्रदेश के बाद देखा जाए फिर आपकी मिजोरम में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद फिर आपकी मिजोरम में मिलते हैं क्रमशः देखा जाए तो, ठीक है। मतलब न्यूनतम में, न्यूनतम जो आपका है ये न्यूनतम आपको लिखा है, ये न्यूनतम आपका है, ये जो आपका है अधिकतम है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछे एससी सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश सबसे कम, मिजोरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर फांसी दी गई थी? आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, है ना भाई। वीडियो को भी लाइक करते चलिए तो थोड़ा आनंद भी आता है ना। आप लोग जितने लोग जुड़े भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे ये लगता है कि कम से कम बच्चे हों कोई दिक्कत नहीं है, कम बच्चे हों कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उतने बच्चे हों जो कुछ सक्सेस की ओर पहुंच रहे हैं। और सक्सेस वाले ही मेहनत समझ सकते हैं, अदर तो नहीं समझ सकते हैं भाई। जो सफल होंगे वही मेहनत वही होंगे और वही रेगुलर क्लास भी ले रहे होंगे। जो असफल नहीं होते हैं तो वो लोग मेहनत नहीं समझ सकते हैं। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर होंगे, तो आप लोग दूसरे की मेहनत समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो भाई फिर आपका तो कर्म है, आप लोग समझे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपका 56 नंबर है वो क्या हो जाएगा? 56 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका तात्या टोपे हैं, ठीक है। तात्या टोपे मतलब ये कह सकते हैं नाना साहब के कमांडर थे। जो तात्या टोपे हैं ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ आपके थे, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना, जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर बताइए कि आपके व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक आपके कौन है? बिल्कुल सही है, ग्वालियर। चलिए यहाँ पर बताइए कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक इनमें से कौन हो जाएंगे? 57 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर स्वामी विवेकानंद, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? अब आप बताइए दिल्ली की 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें वास्तविक नेतृत्व जो था वो किसका था? वास्तविक नेतृत्व जो था वो किसका था? यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए 58 नंबर में। तो भाई 58 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर जनरल बख्त खां के अंडर में। किसके था? जनरल बख्त खां के अंडर में था। ए नंबर मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है आपको कौन सा? यहाँ पर लगाना है आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? लाल कुर्ती दल का जो नेता था वो कौन सा था? 59 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 59 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर अब्दुल गफ्फार खां। क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खां था। याद रखिए यहाँ पर लाल कुर्ती दल का नेता था अब्दुल गफ्फार खां, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब्दुल गफ्फार खां को बोलते थे सीमांत गांधी। क्या सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नेतृत्व में कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। तो इसे भी याद रखिए, सीमांत गांधी किसे कहते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो इन्हीं को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार प्रदान है? ये बताइए नई अखिल भारतीय अगर है ना, तो ये बनेगा कौन सा? ये 312 जो आर्टिकल नंबर 312 है, इसमें राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार होती है अर्थात राज्यसभा है, राज्यसभा वो आपकी नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बनेगा आपका थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के संबंधित प्रावधान किया गया है?
मतलब एक ही व्यक्ति आपके कई राज्यों में राज्यपाल बन सकता है। ये कौन सा संशोधन आपका हुआ था? ये संशोधन हुआ था, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, 17वां संविधान संशोधन हुआ था। मतलब यहाँ पर जो सॉरी सातवां संविधान संशोधन है, 7वें संविधान संशोधन जो कि आपके 1956 में हुआ था, इसमें से एक अगर व्यक्ति है तो राष्ट्रपति उसको एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और इन आर्टिकल के हिसाब से अगर आप लोग देंगे जवाब तो आराम से यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करिएगा। पहला पॉइंट सही है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार दिया गया है, काम करने का अधिकार, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, इसका मतलब आपका ये थर्ड हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, क्या किया गया है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, मतलब इसका 4 हो जाएगा। तो जवाब इसका 1 2 3 4 आपका राइट हो जाएगा। मतलब जो जैसा लिखा है उसके हिसाब से पूरा सही दिया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको आर्टिकल नहीं आते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 63 नंबर में। तो देखो यही आया था 1946 में। आपको पता होगा कि 24 मार्च, कौन सा भी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था और अपनी योजना 16 मई 1946 को भारत के समक्ष प्रस्तुत किया था। कब? तो आपकी 16 मई को इन्होंने अपनी योजनाएं सरकार के पास, अर्थात कह सकते हैं भारत के समक्ष प्रस्तुत किया था, ठीक है। और इनमें से 3 लोग आए थे, सर स्टेफर्ड ग्रेव्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं? देखो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर? चलिए यहाँ पर बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में अगर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर 64 नंबर, कितने लोग जवाब दे रहे हैं? सितार, बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिए जो सितार आपका आंसर है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सितार यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है वो क्या करता है? लाउड स्पीकर जो होता है ये क्या करता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाउड स्पीकर होता है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि करता है। पहले आप लोग उसको करंट देते हैं, मतलब विद्युत देते हैं, तभी तो आपको ऊर्जा मिलती है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा ए नंबर बनेगा, सितार। अगला क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पर? तो उसके जो आपकी आयाम होता है, क्या होता है? आयाम, जिसे बोल देते हैं ध्वनि का तारतम्य या उसकी पिच, बोलते हैं ना कि ध्वनि का तारतम्य या उसकी पिच उसकी आयाम पर निर्भर करता है। क्या बोलते हैं कि ध्वनि का तारतम्य या पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर। भाई जिन लोगों ने जवाब दिया है थर्ड नंबर उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। जो लोग थर्ड दे रहे थे उनका सही है। देखो यहाँ पर दिया है परिभाषा होती है, परिभाषा की गलती नहीं होगी कि ध्वनि का तारतम्य उसकी पिच या मतलब ध्वनि का तारतम्य, तो तारतम्य को ही पिच कहते हैं, तो ध्वनि का तारतम्य या पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब ऑप्शन इसका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो महिलाओं की जो आवाज होती है वो तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, या पतली होती है। पतली मतलब तारतम्य, तो महिलाओं में तारतम्य ज्यादा होता है और पुरुषों में तारतम्य कम होता है। मतलब उनका जो कह सकते हैं कि जो पिच होती है, ठीक है ना। और मच्छर में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि देखते हैं कि मच्छर भिन 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 करता रहता है, उसका मतलब उसमें तारतम्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आर्निथोलॉजी का संबंध किससे? आर्निथोलॉजी में जो संबंध है किससे है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए आर्निथोलॉजी। यहाँ पर आर्निथोलॉजी का जो संबंध है वो किससे है? 64 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, पक्षियों से संबंधित। किससे है भाई? पक्षियों से संबंधित, याद रखिएगा। यहाँ पर भूकंप आप लोग जानते होंगे कि भूकंप है ये किसके अंतर्गत आता है? तो सेस्मोलॉजी में आपका आता है, भूकंप आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। क्या? शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ पर बताइए कौन सी अदिश राशि है। चारों ऑप्शन को देखिएगा, तुक्का भी लगाएंगे तो आंसर आप पा जाएंगे, तुक्का लगाएंगे तो भी आंसर पा जाएंगे। देखो दिया गया अदिश राशि, क्या दिया गया है? अदिश राशि। कैसे तुक्का लगाएंगे बताइए? 67 नंबर में। तो देखो यहाँ पर देखो दिया गया है आपके 67 नंबर में आपसे अदिश राशि है कौन सा? विद्युत धारा जो आपकी है, कौन सी? आपकी विद्युत धारा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अदिश राशियां केवल परिणाम होती है, क्या होती है? केवल परिणाम होता है, जैसे घनत्व हो गया, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, कार्य, ये होती है, इसमें से आते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए हो जाएगा। अदर 3 जो आपके हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो उसका अल्टर सदिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आरटीजीएस का पूर्ण रूप इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए 68 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। मतलब इसके माध्यम से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक केंद्रीय बैंक की पुस्तकों में क्रेडिट के साथ डेबिट के बिना व्यक्ति आदेश के आधार पर भुगतान निपटाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? तो ये कौन सा प्रोग्राम होता है? यहाँ पर बताइए कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है? ये कौन सा होता है? तो देखिए ये होता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही ये सब काम करने के लिए आपको कह सकते हैं कि देता है, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीपीयू की गति मापी जाती है, सीपीयू की जो गति होती है ये मापी जाती है, कैसे मापी जाती है बताइए कैसे हो जाएगा? तो देखिए 70 का ऑप्शन मैंने आपका फर्स्ट नंबर आपके गीगा हर्ट्ज में, किसमें? गीगा हर्ट्ज में होती है। गीगा मतलब होता है 10 की घात, है ना, 10 की घात 9 होता है। गीगा मतलब कि गीगा का अर्थ
10 की घात 9 होता है, अर्थात एक सेकंड में सीपीयू के द्वारा अरबों गणनाएं की जा सकती हैं। एक सेकंड में सीपीयू के द्वारा अरबों गणनाएं की जा सकती है, याद रखिएगा, मतलब 10 की घात 9 तक की ये एक सेकंड अंदर निकाल सकता है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऑपरेशन सागर शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया? ऑपरेशन सागर शक्ति का आयोजन ये नवंबर 19-22 नवंबर 2021 में किया गया था। ये कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए नंबर आपके कच्छ कहां पर है? गुजरात में। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य में 2021 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? चलिए 72 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, याद रखिए, अब्दुल रजाक गुरनार। अब्दुल रजाक गुरनार इसका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान काल में किस नाम से जाना जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर देना है कि कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान काल में किस नाम से जानते हैं? 73 में इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहा जाता है। वर्तमान में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहा जाता है, यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि और संबंध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे में और कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। याद रखिए, कृषि और संबंध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, उसके निर्यात को के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे में और कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो इसमें से शामिल किया गया है आपकी 22 फसलों को। ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रीन स्कीम जो है इस दायरे में जैसे टमाटर, प्याज, आलू के अलावा जो खराब होने वाले 22 और होते हैं उत्पाद, उनको शामिल किया गया है। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को क्या होता है? स्थिर करने के लिए, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को चलाया गया है। शुरुआत की गई थी 2018 में। कब? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रिजर्व बैंक के सहायक कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? रिजर्व बैंक के सहायक कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो देखिए 75 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बेंगलुरु में इसका कोई भी सहायक आपका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता यहाँ पर है, यहाँ पर बेंगलुरु में आपका नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन फ्लड 1 की शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन फ्लड जो 1 है, इसकी जो शुरुआत किया था, किसके लिए किया था? यहाँ पर भाई साहब आप बताइए कि आंसर इनमें से क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दुग्ध उत्पादन के लिए। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? 77 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 77 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 77 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर, वैदिक साहित्य में। किसमें? तो वैदिक साहित्य में मिलता है। याद रखिए, वैदिक साहित्य में आपको मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में जो आपका आता है ऋग्वेद, है ना, वैदिक साहित्य में ही ऋग्वेद मिलता है। याद रखिएगा कि साहित्य के ऋग्वेद में आपको मिलता है, वैदिक साहित्य में। ठीक है, ग्राम एक क्या है? संस्कृत शब्द है आपका है। ग्राम जो है एक संस्कृत शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, लेखपाल का स्थानांतरण किस पदाधिकारी द्वारा किया जाता है? लेखपाल का स्थानांतरण किस पदाधिकारी द्वारा किया जाता है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो ये ग्राम प्रधान के द्वारा। देखिए सॉरी, जो आपका एसडीएम होते हैं, कौन? एसडीएम। इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर, कि लेखपाल का जो स्थानांतरण किया जाता है वो उप जिला अधिकारी, भाई उप जिला अधिकारी को एसडीएम कहते हैं, तो उप जिला अधिकारी अर्थात एसडीएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो परगना अधिकारी होता है, परगना अधिकारी, वो राजस्व भाषा में एसडीएम को ही कहा जाता है। ठीक है, बोलते हैं परगना अधिकारी है, तो परगना अधिकारी राजस्व भाषा में एसडीएम को ही कहा जाता है, तो एसडीएम ही इसको स्थानांतरण करता है। इसको ऑप्शन आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कजरी महोत्सव मुख्य रूप से किस जिले में आयोजित किया जाता है? कजरी महोत्सव मुख्यतः किस जिले में आयोजित किया जाता है? 79 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 79 का ऑप्शन जो है थ्री नंबर आपके मिर्जापुर। कहां पर? आपके मिर्जापुर में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और झांसी में झांसी महोत्सव, झांसी में सूलाकुल महोत्सव, आगरा में कबीर उत्सव आपके संत कबीर नगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुलाब खास किस फसल की एक प्रजाति है? बताइए गुलाब खास किस फसल की एक प्रजाति है? यहाँ पर 80 का ऑप्शन दीजिए। तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आम की है। किसकी भाई? तो गुलाब खास ये आम की है। तो देखिए जैसे दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, गुलाब खास, मटियारी, हुस्न आरा, ठीक है, ये सब आम की ही प्रजाति याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि वर्ष कब समाप्त होता है? कृषि वर्ष कब समाप्त होता है 81 नंबर में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कृषि वर्ष जो प्रारंभ होता है, मतलब कह सकते हैं समाप्ति के हिसाब से है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा इनमें से? बताइए भाई, कृषि वर्ष या फसली वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है, 1 जुलाई से प्रारंभ होगा तो 30 जून को समाप्त हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर नहीं है भाई साहब, यहाँ पर आंसर होगा ए नंबर, कि भाई आपके 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। देखो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है कि आपका समाप्त कब होगा? 30 जून ही तो समाप्त होगा, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा फसल वर्ष की शुरुआत कब से हुई थी? फसल वर्ष की जो शुरुआत के 1555 से हुई थी, 1555 से इसकी शुरुआत आपकी हो गई थी। 1555 जब आपके मुगल शासक कौन थे? अकबर थे, उस समय से ये स्टार्टिंग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 82 नंबर में। तो 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 165 फीट इसका आंसर बनेगा, डी नंबर 165 फीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है? एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है? चलिए, एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है, अर्थात उस गांव का अगर विकास करना है तो ये जिम्मेदारी किसके अंडर होती है? ये जिम्मेदारी होती है खंड विकास अधिकारी पर दी जाती है। खंड विकास अधिकारी के अंडर में ये दिया जाता है। तो 83 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई थी? आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो किया था ये कब से की गई थी? तो 2014, इसका आंसर बनेगा थर्ड नंबर। और ये शुरुआत हुई थी आपके 11 अक्टूबर 2014 से आपकी हुई थी, मोदी जी ने यहाँ पर किया था। आपकी 11 अक्टूबर को मनाते हैं क्या? आपके लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। याद रखिए, जयप्रकाश नारायण की जयंती की पूर्व संध्या पर, क्या पूर्व संध्या पर, मतलब इसकी पूर्व संध्या पर ये होगा कि जयप्रकाश नारायण की जो जयंती की पूर्व संध्या पर इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो बताइए भाई, यहाँ पर एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए पूछा गया है, तो ग्राम पंचायत की बात किया है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, एक ग्राम पंचायत में जो महिलाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जवाब आ रहा है 33%। बिल्कुल सही है। देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित होने चाहिए, है ना। ये इसे राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में लगभग 20 राज्य में 50% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 33% ही आरक्षण आता है। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश का पेपर देंगे तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपको लगाना है क्या, यहाँ पर थर्ड नंबर 33%। वैसे देखा जाए तो आपके देखा जाए 20 राज्यों में, क्या 20 राज्यों में जो आपका हो गया है वो कितना हुआ है, तो आपका कह सकते हैं 50% का हिस्सा यहाँ पर महिलाओं को हो गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 के वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वार्षिक रजिस्टर क्या है? बताइए वार्षिक रजिस्टर क्या है? तो वार्षिक रजिस्टर मतलब जो आंसर है आपकी खतौनी होती है। ठीक है, इसे कहते हैं खतौनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा, खतौनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मटर किसकी फसल होती है? मटर किसकी फसल है? यहाँ पर 87 का ऑप्शन देना है। मटर किसकी फसल है, मतलब यहाँ पर जो मटर है ये आपकी बोई जाती है कब? खरीफ नहीं होती भाई, ये होती है आपकी रबी की फसल होती है। ये आप लोग देखते होंगे, आप लोग अगर गाँव से हैं तो जब गेहूं बोया जाता है तो बगल में मटर थोड़ी थोड़ी फर आती है। ठीक है, मतलब लग आती है, तो उसको भून कर चबाते जाओ और कौवा भी हाँकते जाओ। ऐसा होता है कि गेहूं की जब बो दिया जाता है तो गेहूं की उसके पहले वो तैयार हो जाता है लगभग, तो तोड़ते जाओ उसको, भूंजो और चबाओ और कौवा हाँको, ये होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चकबंदी विभाग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? बताइएगा कि चकबंदी जो विभाग है, चकबंदी विभाग आपका है किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, हमने बहुत किया है ना इस प्रकार से, कौवा बहुत उड़ाए हैं और मटर भी बहुत चबाए हैं, तो इसलिए हमें पता था ना, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए 88 की जवाब देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्व विभाग। ठीक है ना, चकबंदी विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो आपके राजस्व विभाग, इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पर 89 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को आपको की गई थी। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, तो लगभग देखा जाए कि 8350 ग्राम पंचायतों में इसकी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है आपसे कि तखत शब्द किस जनजाति से संबंधित है? तखत शब्द किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके थर्ड नंबर बुक्सा जनजाति से, जो कि बिजनौर जिले में निवास करती है। आपको हमने पढ़ा होगा यूपी जी के में, कि जो बुक्सा जनजाति वो आपके बिजनौर जिले में निवास करती है। और बुक्सा जनजाति की पंचायत का सबसे उस व्यक्ति को तखत कहते हैं। ये तखत बैठने लेटने वाला नहीं है भाई, ये लेटने वाला तखत नहीं है। ये जो होता है कि बुक्सा जनजाति की पंचायत का सबसे उच्च व्यक्ति होता है, क्या सबसे जो उच्च व्यक्ति होता है उसे तखत कहा जाता है। याद रखिए, सबसे उच्च व्यक्ति को तखत कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 91 नंबर में। तो ये आपकी की गई थी 1989 में। कब भैया? 1989 में ये आपकी स्टार्टिंग हुई थी। इसका ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, ताकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 9 से 100 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखपाल का कार्य है? लेखपाल का जो कार्य हो भाई बताइए क्या कार्य है? तो लेखपाल के कार्य क्या होते हैं? पशुओं से संबंधित रिपोर्ट देना, क्या पशुओं से संबंधित रिपोर्ट देना, तहसील में उपस्थिति भी होना, इसके प्राकृतिक आपदा का रिपोर्ट भी देना। ठीक है ना, खेत में जाकर निरीक्षण करना, मतलब बहुत काम होते हैं। आपको क्या लगता है लेखपाल बहुत आसान होता है क्या? अरे बहुत काम होता है। अगर किसी प्रकार का इलीगल काम हो गया ना उस गांव में, तो भी लेखपाल के अंदर में जाता है। अगर खेत में किसी प्रकार की अफीम लगी है, लेखपाल को पता नहीं है, तो समझो लेखपाल फिर फंस जाएंगे भयंकर तरीके से। तो लेखपाल के अंदर भी बहुत जो जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, लेकिन आजकल कौन जाता है, सब पैसे से काम चलता रहता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? 93 नंबर में। तो ये मनाते हैं आपके 23 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिए 23 दिसंबर को। आपके चौधरी चरण सिंह थे, जानते होंगे कि जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उनके जन्म दिवस पर देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया भूमापन कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है? यहाँ पर बताना है किसके द्वारा अगर माप कर दी जाए तो उस माप को हम लोग बोलते हैं कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। अगर हम लोग माप करते हैं किसे, तो आपकी गंटरी जरीब से अगर माप करते हैं तो
अगर गंटरी जरीब द्वारा किया जाए माप तो इस भूमापन को हम लोग कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये बोल दिया जाए शाहजहानी जरीब के द्वारा, अगर मान लो इसके द्वारा अगर माप किया जाए, इसके द्वारा माप किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो भूमापन थकवाट सर्वेक्षण, क्या इसे बोलते हैं, थकवाट सर्वेक्षण बोलते हैं, इसे बोलते हैं भूमापन थकवाट सर्वेक्षण कहा जाता है इसके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सजरा नामक दस्तावेज में रहता है, जो भी सजरा होता है, सजरा, तो सजरा में क्या होता है, सजरा नामक जो दस्तावेज है उसमें गांव का नक्शा ही तो रहता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गांव का नक्शा होता है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है जिसमें गांव की जो चौहद्दी होती है वो दर्ज रहती है, अर्थात इस गांव का जो दूरियां है, अर्थात गांव से इसकी सीमा है वो कितनी है, वो सजरा में ही मिलेंगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नगर पंचायत में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। नगर पंचायत में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या, देखो उम्र नहीं पूछा है, कह रहा है नगर पंचायत में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, न्यूनतम, तो यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा आपका 10 होती है, कितनी होती है, तो 10 होती है। और अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम अगर पूछ ले कि अधिकतम कितनी होती है तो आपकी हो जाती है 24, कितनी 24, तो अधिकतम होती है 24, न्यूनतम होती है 10, इससे कम नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब हुई थी। देखो हमने गजेटियर के बारे में बताया था कि जिला गजेटियर विभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नंबर 1957 में, कब 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, और इस विभाग का विभागाध्यक्ष होता है जो संपादक या जिला गजेटियर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिए 98 नंबर में, तो 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो भाई यहाँ पर एक व्रत होता है, 2 मछली होता है और एक तीर धनुष होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो दिया है 2 तीर दिया है ना, तो क्या 2 तीर होती है क्या भाई, नहीं होता ना, यहाँ पर दिया है एक व्रत में एक मछली, ए भी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया सिर्फ एक, तो इसका मतलब आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भू आध्यात्मिक निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, कह रहा है भूमि अध्यात्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, भूमि अध्यात्म निदेशालय की स्थापना 99 का ऑप्शन जब भी नंबर 1987 में की गई थी, 1987 में की गई थी। ठीक है ना, और यह जो निदेशालय है ये राजस्व परिषद के ही अंतर्गत आता है और उसके प्रशासनिक नियंत्रण में ये कार्य करता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम सभाओं के हाट बाजार मेले तालाबों से होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य किस अनुभाग के अधीन होते हैं, मतलब यहाँ पर जो हाट बाजार मतलब बाजार वगैरह होते हैं इनसे जो भी राजस्व प्राप्त होता है ये किस में होता है, तो अनुभाग 2 हमने बताया था, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुभाग 2, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम पूछे कि जमींदारी उन्मूलन जो आपका है, जमींदारी उन्मूलन वगैरह ये भाग अनुभाग आपके 1 में होता है, आपको जवाब देना है कि कमेंट में करना है कि अनुभाग 8 का संबंध किससे है, अनुभाग 8 का जो संबंध है वो किससे है, आपको जवाब देना है, इसका आंसर राइट। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है, जो पीडीएफ आपको 99 रुपए में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपए में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसमें दिए गए हैं, और यहाँ पर यूपीजी के अगर ले लेते हैं सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपए में आपकी ये पीडीएफ आपकी है, दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपए में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं, और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है, और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं, तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफ़ी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।